हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू परीक्षा सारथी। यहाँ मिलेगा आपको ऐसा करंट अफेयर एनालिसिस जो डायरेक्टली आपके यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आज है 29 अगस्त 2025 एंड मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का करंट अफेयर एनालिसिस सेशन। एंड आई होप आप अपनी तैयारी में लगातार मेहनत कर रहे होंगे एंड अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए एक एक दिन को पूरी तरह से यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। चलिए जी, देखते हैं आज हमें कवर क्या क्या करना है, व्हाट टू कवर। सबसे पहले वो देखेंगे प्रीलिम्स क्विक रिकैप। यस्टरडे जो हमने पढ़ा है उसका एक शॉर्ट क्विक रिकैप मैं करवाती हूँ डेली, ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए एंड आपको रिकॉल रहे, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में। देन वेदर यू रिकॉल, यहाँ पे हम करते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस, जिसके आंसर्स आप लोग देते हैं कमेंट सेक्शन में। फिर देखेंगे डे टू डे, आज कौन कौन से नेशनल एंड इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। फिर अब आते हैं न्यूज़ पे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाती है। बाईपास ऑन भागीरथी इको सेंसिटिव जोन, ये प्रीलिम्स एंड जीएस पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। उत्तरकाशी में क्या आया था, अभी फ्लैश फ्लड आया था, ठीक है, धराली विलेज, वहाँ पे बाईपास बनाने की बात हो रही थी, ठीक है, वो भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो कैसे ये वहाँ पे इको फ्रेजाइल जोन में कितनी दिक्कतें पहुँचा रहा है, इसके बारे में जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है एनवायरनमेंट के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे समुद्रयान के बारे में, पढ़ेंगे इसकी सारी डिटेल्स इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए। मेंस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक। देन इंडिया जापान पार्टनरशिप पे एक एडिटोरियल है, ये भी हम पढ़ेंगे। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लेंगे एंड मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस पेपर 2 आईआर के लिए हम पढ़ेंगे मेंस कंटेंट। उसके बाद आता है पीआईबी क्रिस्प। पीआईबी क्रिस्प भी आपके प्रीलिम्स एंड जीएस पेपर 3 एजुकेशन से रिलेटेड आज इम्पोर्टेंट डाटा है, पढ़ेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, अपने आंसर्स को इंट्रोडक्शन में कैसे स्टार्ट करते हैं, डाटा से स्टार्ट करते हैं, राइट। हम वहाँ पे एजुकेशन तो डिफाइन नहीं करेंगे, राइट, डाटा से डिफाइन, वो डाटा से हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आंसर को, ठीक है। तो ये डाटा आपके लिए पढ़ना इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम मैपिंग, फिर देखेंगे वो कैब भी आपके एपीएफओ जैसे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। चलिए जी, सबसे पहले देखते हैं प्रीलिम्स क्विक रिकैप। पीएम स्वनिधि के बारे में वो कल मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। ये एक्सटेंड कर दिया गया है मार्च 2030 तक, 30 और आई थिंक 31, ठीक है। आप एक बार क्रॉस चेक करिएगा। इम्पॉर्टेंट क्या था हमारे लिए, इस स्कीम के कोर जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ना, ठीक है। लॉन्च की गई थी 1 जून 2020, ठीक है। जब लॉकडाउन लगा था, आपको याद है, ये कोविड वाला टाइम है। कोविड वाले टाइम में स्ट्रीट वेंडर्स को एक कुशन प्रोवाइड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया था पीएम स्वनिधि स्कीम। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है एम्ड एट प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन्स, यानी कि 10,000 तक का लोन मिलेगा, वर्किंग कैपिटल लोन मिलेगा ऑफ अ टेन्यूर अप टू ऑफ 1 ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर 10,000 टाइमली पे कर दिए जाते हैं तो ये इंक्रीज़ कर दिया जाता है लोन, अगर आपको लेना है तो 20,000 से 50,000 तक, ठीक है, इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। सिडबी इसका इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है, हाँ। अब इसे 2030 तक एक्सटेंड किया गया है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है उम्मीद पोर्टल। उम्मीद पोर्टल बताया था मैंने आपको क्या है कल। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से वक्फ बोर्ड जो होते हैं ना, वक्फ, उनके प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन को मोर पीपल सेंट्रिक बनाना, ट्रांसपेरेंट बनाना एंड डिजिटली इनेबल्ड बनाना, ठीक है। फिर है पीएम विकास स्कीम के बारे में कल पढ़ाया था। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो प्रोवाइड कर रही है स्किल डेवलपमेंट फ्रॉम द जो पीपल फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं,
राइट। आर्टिजन्स हैं जो कम्युनिटीज़ ऑल ओवर इंडिया, उन्हें ये स्किल्स प्रोवाइड करती है। इसने 5 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो स्कीम्स हैं उसे क्या किया है, सबस्यूम किया है, जैसे कि सीखो और कमाओ, उस्ताद वाली कौन सी है, अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। फिर है हमारी धरोहर, नई रोशनी, नई मंजिल। इन स्कीम्स को सबस्यूम्ड करके, कंसोलिडेट करके बनाई गई है विकास, पीएम विकास स्कीम। फिर हमने पढ़ा था एक डिजीज़ के बारे में अबाउट ग्लैंडर्स। ग्लैंडर्स किन्हें हार्म करती है, हॉर्सेस, म्यूल्स, डोंकीज, एंड ये रिस्क पोज करती है अदर एनिमल्स में भी फैलने का एंड एज वेल एज ह्यूमन में भी फैलने का, ठीक है। तो इसको टैकल करने के लिए स्टेप्स उठाए गए थे सरकार के द्वारा, ठीक है, इसीलिए ये न्यूज़ में मेंशन है। कॉज्ड बाय बैक्टीरियम किसके द्वारा कॉज की जाती है, याद रखेंगे, बुरखोलिया मेलाई, ठीक है। एंड इसे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस एंड कंटेजियस डिजीजेस इन एनिमल्स, ये वाला जो एक्ट है इसके तहत इसे नोटिफाई किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल मिशन ऑन बायो इकोनॉमी। नेशनल मिशन ऑन बायो इकोनॉमी, आपको यहाँ पे टर्म कल मैंने सारी चीज़ें डिटेल में करवाई हैं, ठीक है। ये आज प्रीलिम्स को एक क्विक रिकैप है। एक कल मैंने बायो इकोनॉमी के बारे में प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए पढ़ाया है, ठीक है। अगर आपको पूरा पढ़ना होगा तो फिर आप कल वाली वीडियो देखिएगा। आज क्या है, आज एक क्विक रिकैप हो रहा है उसका, जिसमें मुझे ये वाला मिशन इम्पॉर्टेंट लगा, नेशनल मिशन ऑन बायो इकोनॉमी। 2016 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड जो साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री है उसके अंदर ये लॉन्च की गई है नेशनल मिशन ऑन बायो इकोनॉमी। बायो इकोनॉमी से आप लोगों को पता लग रहा होगा बायो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना इन इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी को सस्टेनेबल बनाना। नेक्स्ट एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 मेंशन था न्यूज़ में कल। ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है होस्टेड बाय इजिप्ट इन कंजंक्शन विद यूएस। सिंस 1980 ये एक्सरसाइज होस्ट की जा रही है। ये अमंग द लार्जेस्ट ट्राई सर्विस मल्टीलेटरल एक्सरसाइज इन द रीजन है। नेक्स्ट एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, कल मैंने बहुत इंपॉर्टेंट डेटा दिया था जेईएस पेपर 3 के लिए, याद है, उनमें से ये वाले प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में इंडस्ट्रीज़ पूछ सकते हैं कि कौन सी टॉप 5 इंडस्ट्रीज़ में आती हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में 2023-24 जो ईयर है उस बीच में, ठीक है। बेसिक मेटल, मोटर व्हीकल्स, केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। एंड टॉप 5 स्टेट विद रिस्पेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बेसिकली, राइट। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी एंड कर्नाटका, यहाँ पे टॉप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर ये स्टेट्स हैं। देखते हैं वेदर यू रिकॉल में हम करते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस। चलिए जी, फर्स्ट एमसीक्यू आया किसके बारे में, पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में। लॉन्च की गई थी इन 2019 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसमें वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड की जा रही है टू द स्ट्रीट वेंडर्स। 10,000 तक का लोन इसमें दिया जाएगा विदाउट कोलेट्रल, और सिडबी इसका इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है। आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट नेशनल मिशन ऑन बायो इकोनॉमी, अभी जस्ट ऊपर मैंने पढ़ाया, लॉन्च की गई थी इन 2018 by the Institute of Bioresources and Sustainable Development under the Ministry of Science and Tech. Mission aims at the utilization of bioresources for sustainable development in the country. Sustainable development के लिए bioresources का utilization होगा इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। क्या इसका राइट आंसर है, आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देखते हैं आज डे कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है। आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है। मैं डेली आपको डे एंड उनकी थीम कवर करवाती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आते हैं एग्ज़ाम में। जो भी फैक्चुअल एग्ज़ाम होते हैं ना, जैसे कि यूपी पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस में क्या होता है,
पूछ लेंगे नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, पहली बात। दूसरा, या तो थीम पूछ सकते हैं कि नेशनल स्पोर्ट्स डे की 2025 की थीम क्या थी, याद रखेंगे, ठीक है। थीम क्या है 2025 की? स्पोर्ट्स फॉर प्रमोटिंग पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़, याद रखेंगे, ठीक है। स्पोर्ट फॉर प्रमोटिंग पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़। दूसरा क्या है? इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। थीम क्या है इस बार की? एंडिंग न्यूक्लियर टेस्टिंग फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी एंड इन्वायरमेंट, पीस, सिक्योरिटी एंड टुवर्ड्स अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर टेस्टिंग। आप कितना याद रखेंगे? आप सिर्फ ह्यूमैनिटी तक याद रखिएगा, ठीक है। एंडिंग न्यूक्लियर टेस्टिंग फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। फर्स्ट न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। शॉट डाउन बाय एससी कमेटी, बाईपास इन फ्रेजाइल उत्तरकाशी जोन गेट्स स्टेड नॉट। यहाँ पे क्या है? अब बाईपास इन अ फ्रेजाइल जोन, ये जो उत्तराखंड है ना, उत्तरकाशी में अभी जो धराली विलेज में जो भी फ्लैश फ्लड की स्थिति है, जो भी फ्लैश फ्लड आया, सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में एक बाईपास बन रहा था, उसे मना कर दिया था, ठीक है। बाईपास बन रहा था, उसे मना कर दिया, बट सेंटर एंड स्टेट ने क्या कहा? स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस के लिए हम ये बाईपास कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं। नाम क्या है इसका? नेटाला बाईपास, ठीक है। थोड़ी बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी इसके बारे में याद रखेंगे क्योंकि न्यूज़ में है। नाम है इसका नेटाला बाईपास अंडर द चार धाम प्रोजेक्ट, उत्तरकाशी के गंगोत्री वाले रूट में। इट इन्वोक्ड एन एग्जेम्पशन क्लॉज, इसने क्या कहा कि एग्जेम्पशन दिया गया है प्रोजेक्ट को, स्ट्रैटेजिक जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उन्हें एग्जेम्पशन दिया गया है कि हाँ इको फ्रेजाइल जोन में बना सकते हैं, ठीक है, अगर स्ट्रैटेजिक है तो। एग्जेम्पशन क्लॉज अंडर द वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, कौन सा अधिनियम है ये? 1980 वाला। ये एग्जेम्प्ट करता है स्ट्रैटेजिक लीनियर प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। अगर नेशनल इम्पोर्टेंस देखिए, उत्तरकाशी वाला एरिया किससे वो लाई करता है, किससे बाउंड्री टच करता है? तिब्बत चाइना वाले से, ठीक है। तो वो वहाँ पे स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंट तो वाला एरिया है, बट हमें इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए करना है ना काम, ठीक है। ये तो नहीं ना कि स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस हम क्यों वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हम लेके आ रहे हैं बॉर्डर एरियाज़ में, ताकि सिक्योरिटी रहे, राइट, इंटरनल सिक्योरिटी रहे, पीपल सेफ़ रहे। वहीं पे अगर हम इन्वायरमेंट हार्म करेंगे तो भी तो पीपल सेफ़ नहीं है ना। देख लीजिए क्या हालत है पूरे देश भर में, पंजाब हो, ये जम्मू कश्मीर हो, ठीक है, ये उत्तरकाशी वाला अभी देखा ही हमने, तेलंगाना में फ्लड आया है। ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि कैसे एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस कितना इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं। सच प्रोजेक्ट्स आर इंस्टेड क्लियर्ड बाय द स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी। फाइनल अप्रूवल कंडीशनल ऑन कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन एंड सेटलमेंट फॉर फॉरेस्ट राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, बट यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने, स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी ने पास कर दिया, प्रोजेक्ट क्लियर कर दिया, ठीक है। और जो फाइनल अप्रूवल होती है वो किसकी लगती है? कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन एंड मैनेजमेंट फंड। यानी कि आपको पता है जब कभी डिफॉरेस्टेशन होता है या कुछ इको फ्रेजाइल जोन में जब कुछ कंस्ट्रक्शन होता है तो परमिशन लेनी पड़ती है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन एंड सेटलमेंट ऑफ फॉरेस्ट राइट, ठीक है, वहाँ से भी इन्हें परमिशन मिल गई थी। तो जो ये बाईपास है ये फॉल करता है इन द फ्रेजाइल भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में, गंगोत्री एंड उत्तरकाशी टाउन। ये भागीरथी इको सेंसिटिव जोन नोटिफाई किया गया था इन 2012 टू प्रोटेक्ट रिवर गंगाज इकोलॉजी। गंगा की इकोलॉजी है वहाँ पे, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में, ठीक है। तो उसके वाटरशेड जो उसका ओरिजिन है वो वाला वाटरशेड यहाँ पे प्रिजर्व करने के लिए भागीरथी इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया था इन 2012। यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा मैप है, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये जो बाईपास है ना
NH34 ये कनेक्ट कर रहा है टेखला टू यहाँ पे हिना, ठीक है। ये NH34 को देखिए, यहाँ पे बिल्कुल रोड है, प्रोजेक्ट है, एंड उसी के बगल में जस्ट उत्तरकाशी में भागीरथी रिवर है, ठीक है। जस्ट उसी के बगल में आप लोग देख सकते हैं अभी। तो पता चल रहा है कि हम कितना ज़्यादा इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। लोकल पब्लिक ही नहीं, बहुत ये सेंट्रल स्टेट भी इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप कहाँ पे लिखेंगे? GS पेपर 3 में लिखेंगे। जब कभी आएगा क्वेश्चन कि जो ऐसी कंस्ट्रक्शन होती है जो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन में होती है, ठीक है, उसका कैसे समाधान निकाला जाए, उसमें आप ना ये वाला एग्जाम्पल देंगे, ठीक है, उत्तरकाशी वाला। बिकॉज द बाईपास इज प्रपोज टू द प्रिस्टाइन फॉरेस्ट, बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्ट, ये वो जो एरिया है ना वो काफ़ी फॉरेस्टेड एरिया है। ओल्ड लैंडस्लाइड के डेब्रिस पे ये फॉरेस्ट स्टैंड हुआ है आज। अगर ये हम क्लियर करते तो यहाँ की सॉइल लूज़ हो जाएगी, इरोजन यहाँ पे होगा, काफ़ी इरोजन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे इम्बैलेंस होगा, ठीक है। इफ़ द रोड इज़ डग थ्रू दीज डिपॉजिट इट इज़ लाइकली टू सफ़र फ्रॉम द स्लोप इनस्टेबिलिटी, स्लोप की इनस्टेबिलिटी हो जाएगी। जोशीमठ में एक रीसेंट एग्जाम्पल देखने को मिलता है, ठीक है। सबसिस्टेंस बिकॉज द रोड वुड ऑल्सो हैव टू नेगोशिएट मल्टीपल स्ट्रीम्स। बात समझ आ रही है? आप ये चीज़ें लिखेंगे अपने GS पेपर 3 में कि कितना हम इन्वायरमेंट को कर रहे हैं। ये देखिए, रिस्टोरेशन वर्क चल रहा है इन द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ गंगोत्री नेशनल हाईवे, बताइए, सबमर्ज हो गया अभी उत्तरकाशी के फ्लड में। चलिए जी, पढ़ते हैं इको सेंसिटिव जोन के बारे में। अगर न्यूज़ में है तो पढ़ना इम्पोर्टेंट है। अभी जब उत्तरकाशी का फ्लैश फ्लड आया था ना, मैंने तभी भी ये आपको कवर करवाया था, तब भी करवाया था, ठीक है। एरियाज़ नोटिफाइड किए जाते हैं तो जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं ना, जैसे नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हो गई, टाइगर रिजर्व हो गया, इनके आसपास के एरियाज़ को बफर के लिए इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन बनाए जाते हैं। किसके द्वारा डिक्लेयर किए जाते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एक्सटेंट इसका क्या है? यूजुअली 10 किलोमीटर रेडियस फ्रॉम द बाउंड्रीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज़। जैसे कि अभी गंगोत्री जो जोन है, गंगोत्री वाटरशेड एरिया है, ये भी प्रोटेक्टेड जोन है, प्रोटेक्टेड एरिया है, राइट। 10 किलोमीटर रेडियस तक क्या होता है, कोई भी ऐसी हार्मफुल एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती जो इन्वायरमेंट को हार्म कर रही हो, ठीक है। ये एक बफर की तरह काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। बट यहाँ पे क्या है, ये कोई रूल नहीं है कि हाँ 10 किलोमीटर, ये वेरी करता है, ये डिफ़र करता है केस टू केस बेसिस, ठीक है। देखिए, कोई ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ पे एक प्रोटेक्टेड एरिया है, बट आसपास क्या है, एक मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी है, सोचिए, तो 10 किलोमीटर्स तक कोई कंस्ट्रक्शन करेंगे ही नहीं, 10 किलोमीटर्स तक कोई प्रोजेक्ट होगा ही नहीं, राइट। ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में ऑर्डर दिया कि 1 किलोमीटर इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन तो मैंडेटरी है अराउंड ऑल प्रोटेक्टेड एरियाज विद सर्टेन एक्सेप्शंस। बात समझ आ रही है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी कोई प्रोटेक्टेड एरिया है, कोई नेशनल पार्क है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो उसके 1 किलोमीटर तक की रेंज तो हमें मेंटेन करके ही रखनी है। इसका पर्पस क्या है? बेसिकली टू रिड्यूस एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर ऑन कोर प्रोटेक्टेड एरियाज एंड इंश्योर करना क्या, इकोलॉजिकल बैलेंस। रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ वहाँ पे कौन सी हैं? माइनिंग, सॉ मिल्स, जो भी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है, वहाँ पे इन्हें रेगुलेट किया जा रहा है कि आप कितना इफ्लुएंट, कितना इमिशन कर सकते हैं और कितना
डेंजरस होगा, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हो गए, कमर्शियल यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर, कंस्ट्रक्शन, ये वहाँ पे रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। प्रोहिबिटेड एंड रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ आप लोग याद रखेंगे। पढ़ते हैं पंचप्रयाग के बारे में। पंचप्रयाग ऑफ अलकनंदा। सी दिस इज अलकनंदा रिवर एंड अलकनंदा रिवर से जुड़ते हैं प्रयाग, ठीक है। यहाँ पे देखिए गंगोत्री ग्लेशियर, यहाँ पे ये वाला यह डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी का, ठीक है। यहाँ से बहती है भागीरथी, भागीरथी का ओरिजिन है गंगोत्री ग्लेशियर। एंड अलकनंदा का वो जो ओरिजिन है वो क्या है, सतोपंथ ग्लेशियर। मैपिंग है ये, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ से आ रही है धौली गंगा, धौली गंगा कहाँ से आ रही है, वसुंधरा ताल ग्लेशियर लेक। एंड दिस इज मंदाकिनी, मंदाकिनी कहाँ से आ रही है, चोराबाड़ी ग्लेशियर, केदारनाथ, केदारनाथ जो टेम्पल है आसपास कौन सी नदी बहती है, मंदाकिनी। यहाँ पे नंदाकिनी आ रही है नंदगुंती ग्लेशियर से, एंड पिंडार आ रही है पिंडारी ग्लेशियर से। अब देखिए प्रयाग कौन से बनेंगे, प्रयाग बनेंगे, रुकिए मैं चेंज करती हूँ, देन मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे दिस इज अलकनंदा एंड दिस इज धौली गंगा। अलकनंदा एंड धौली गंगा के संगम पे कौन सा प्रयाग बनेगा, विष्णु प्रयाग। फिर नंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पे कौन सा प्रयाग बनेगा, नंद प्रयाग। देन पिंडार, ठीक है, पिंडारी रिवर एंड अलकनंदा के संगम पे कौन सा प्रयाग बनेगा, कर्ण प्रयाग, ठीक है, याद रखेंगे, एग्जाम में आता है ये, यूकेपीएससी में तो खासकर आता है। फिर देखिए यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से आती हुई भागीरथी, क्या बनाएंगे, भागीरथी मर्ज होगी अलकनंदा से, तो क्या होगा, देव प्रयाग बनेगा। एंड यहाँ पे देखिए केदारनाथ से आती हुई मंदाकिनी, चोराबाड़ी ग्लेशियर है ना केदारनाथ में, वहाँ से मतलब रुद्रप्रयाग में, ठीक है, केदारनाथ तो एक प्लेस है। फिर मंदाकिनी, मंदाकिनी आ रही है वहाँ से, तो क्या बनेगा, रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग जो डिस्ट्रिक्ट है किनके संगम पे है, मंदाकिनी एंड अलकनंदा। अब ये वाली रिवर आगे जाके क्या बनेगी, गंगा एंड, ठीक है, गंगा बन जाती है, ठीक है, देवप्रयाग से आगे। अब यहाँ से आ रही है साथ में यमुना, गंगा एंड यमुना के संगम पे बसा है प्रयागराज शहर, ठीक है जी, याद रखेंगे, ज़्यादा टफ तो नहीं है, बहुत आराम से मैं आपको मैपिंग करवाती हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें समझ आ पाए एंड इमेजिनेशन हो पाए। फिर नेक्स्ट देखेंगे समुद्रयान, इंडियन एक्वानॉट्स, एक्सप्लोरेशन ऑफ द डीप सी। यहाँ पे क्या है, अर्लियर दिस मंथ ये 2 इंडियन एक्वानॉट्स ने ट्रैवल किया है डीप इनटू द अटलांटिक ओशन aboard द फ्रेंच वेसल नोटाइल, ठीक है। और ये किस चीज़ का प्रिपरेशन है, हमारा जो समुद्रयान जाने वाला है उससे रिलेटेड ये प्रिपरेशन है, जो 3 ह्यूमंस को सेंड करेगा 6000 मीटर्स डीप बाय 2027। ये बिल्कुल ना वैसे ही है कि हम अपने लोगों को भेज के हम थोड़ा एक्सपीरियंस उनसे लेना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 4025 मीटर्स बिलो तक आर रमेश ने, जितेंद्र पाल सिंह ने ट्रैवल किया है, ठीक है, बिलो द सी लेवल। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे शुभांशु शुक्ला गए थे, कहाँ पे, एक्सोम मिशन में, ठीक है, याद है कि नहीं, बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमने उनके एक्सपीरियंस लिए, ठीक है, अपना स्पेस स्टेशन वहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए, गगनयान के लिए, वैसे ही समुद्रयान के लिए अभी हमने अपने लोग भेजे हैं ताकि वो लोग वहाँ का एक्सपीरियंस बताएं 4000 मीटर डीप की गहराई में, ठीक है। व्हाट डज द प्रोजेक्ट एम्स टू डू, इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है, अराउंड 11,000, ठीक है, 98 कोस्ट लाइन है। द गवर्नमेंट हैज़ द लॉन्ग पुश्ड अ ब्लू इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी पे सरकार अब काफ़ी फोकस कर रही है, टू हार्नेस द ओशन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ।
इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ पे क्या होते हैं, पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं काफ़ी समुद्र में, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के रिसोर्सेज होते हैं, वो क्रूशियल है हमारे कहाँ पे, ग्लोबल टेलीकॉम कम्युनिकेशन में, ठीक है। ग्लोबल टेलीकॉम कम्युनिकेशन भी है ना जो अंडर सी होता है, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है ऐसे मिशंस। एंड मिनरल्स, बायोडाइवर्सिटी, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, किसी कंट्री की डेवलपमेंट में बहुत काम आते हैं ये रिसोर्सेज। ओनली अ फ्यू कंट्रीज जैसे कि यूएस, रशिया, चाइना, जापान, फ्रांस, करेंटली इन्होंने डीप सी एक्सप्लोरेशन की कैपेबिलिटीज़ इन पे है। अब इंडिया ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है, इनके साथ। क्या करेगा भाई मिशन, कॉस्ट लग रही है अराउंड 4000 करोड़ रुपीज़। डेवलप करेगा टेक्नोलॉजीज़ फॉर डीप सी माइनिंग एंड अंडर वाटर व्हीकल्स, रोबोटिक्स इंक्लूडिंग अ क्रूड सबमर्सिबल। डेवलपमेंट ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस, ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस को डेवलप करेगा, ठीक है। एंड मॉडल्स फॉर फ्यूचर प्रोजेक्शंस ऑफ क्लाइमेट वेरिएबल्स, look for technological innovations to explore and conserve deep sea biodiversity. Polymetallic वो nodules तो important है। Polymetallic nodules is basically something rare earth metals होते हैं ये, ठीक है, जो समुद्र में भी पाए जाते हैं। रेयर अर्थ मेटल तो अर्थ वाले, एक तो वो सॉइल वाले, राइट, एंड समुद्र वाले भी, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि आयरन एंड मैंगनीज हाइड्रोक्साइड्स आर फाउंड इन द ओशन फ्लोर आफ्टर कंटेनिंग मटेरियल, जैसे कि निकल, रेयर अर्थ एंड कोबाल्ट होते हैं वहाँ पे, ठीक है। इसके लिए ये इम्पोर्टेंट मिशन हो जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है। डेवलपिंग द सबमरीन, ये सबमर्सिबल फॉर समुद्रयान प्रोजेक्ट, समुद्रयान प्रोजेक्ट के लिए सबमर्सिबल, दिस इज मत्स्य 6000 को डेवलप किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने। मत्स्य 6000, वो जो मत्स्य होती है वो कौन होती है, मछली होती है, ठीक है। तो मत्स्य 6000 यहाँ पे डेवलप किया गया है। ये बिग फिश की तरह है विथ कंप्राइज ऑफ पर्सनल्स, ये स्पेयर है यहाँ पे। डायामीटर कितना है, 2.1 मीटर का है डायामीटर, ठीक है। 3 ह्यूमंस को अराउंड 12 आवर्स के लिए मिशन में रखा जाएगा। 6000 मीटर्स डीप रखा जाएगा एंड कुछ सिस्टम्स हैं यहाँ पे ताकि वो 96 आवर्स तक रह सके, क्योंकि देखिए अनसर्टिनिटी का पता नहीं, क्या पता क्या टेक्निकल ग्लिच आ जाए, उन्हें 12 घंटे से ज़्यादा रहना पड़े। सुनीता विलियम्स ने क्या सोचा था, राइट, बट रुकी कितनी, 9 महीने। तो ये पता चल रहा है कि वहाँ पे रिस्क ना हो हमारे 3 ह्यूमन को, वहाँ पे एक्वानॉट्स को, इसीलिए वहाँ पे ऐसे सिस्टम भी डिप्लॉय किए गए हैं, एम्प्लॉय किए गए हैं ताकि 96 आवर्स तक वो और वहाँ पे रह सके। इनिशियल टेस्ट यहाँ पे 500 मीटर डीप का किया जाएगा, फिर भेजा जाएगा 6000 मीटर डीप समुद्रयान मिशन। एंड यहाँ पे कुछ चैलेंजेस बताए जा रहे हैं, जैसे कि मेंटेनिंग द एनवायरनमेंट, वहाँ पे लाइफ सपोर्ट सिस्टम चाहिए होगा, ऑक्सीजन लेवल चाहिए होगा वहाँ पे, ठीक है, विद इक्विपमेंट नोन एज स्क्रबर्स। कुछ वहाँ पे ऐसे स्क्रबर्स होते हैं जो हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि विद इन डीप सी क्या होती है, हार्मफुल गैसेस भी रिलीज़ होती है, ठीक है। तो उसे एब्जॉर्ब करने के लिए वहाँ पे एब्जॉर्बर्स लगाए जाएंगे। एक्वानॉट की हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो ज़्यादा खाए पिए ना, क्योंकि वहाँ पे वॉशरूम की सुविधा नहीं है उपलब्ध, ठीक है। एकॉस्टिक कम्युनिकेशन, डे टू डे कम्युनिकेशन वाली जो टेक्नोलॉजीज़ होती है, रेडियो वेव्स होती है, वो वहाँ पे यूज़ नहीं की जा सकती हैं, इसीलिए एकॉस्टिक टेलीफोन्स यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं। ये भी इंडिया के वो मतलब इंडियन मेड है, ठीक है। हाँ जी, पढ़ते हैं समुद्रयान मिशन से रिलेटेड कुछ प्रीलिम्स फैक्चुअल फैक्ट। इंडियाज़ फर्स्ट मैन्ड ओशन मिशन है,
बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इन 2021। पार्ट ऑफ डीप ओशन मिशन है। इसका टारगेट क्या है? वही ह्यूमन को सेंड करना है 6000 मीटर डीप इनटू द ओशन। व्हीकल कौन लेके जाएगा ह्यूमन को? वो 3 ह्यूमन जा रहे हैं ना। ये मत्स्य 6000 जिसकी इमेज मैंने अभी ऊपर आप लोगों को दिखाई थी, दिस इज मत्स्य 6000। ओके, नेक्स्ट डिज़ाइन डेप्थ 6000 मीटर है, एंड्योर कर सकता है 12 to 16 आवर्स प्लस 96 आवर्स क्या है? इमरजेंसी सपोर्ट है, वही जो अभी ऊपर समझाया मैंने आपको। पर्पस क्या है? डीप सी माइनिंग, बायोडाइवर्सिटी एक्सप्लोरेशन, क्लाइमेट एंड ओशन स्टडीज़। अब इंडिया ज्वाइन कर लेगा एलीट ग्रुप्स को, कौन से? यूएसए, रशिया, फ्रांस, चाइना, जापान, जिन्होंने डीप सी मिशन कंडक्ट किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है, आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर जीएस पेपर 2 IR के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे पूरा का पूरा आंसर दे दिया गया, पूरा का पूरा आपका टॉपिक दे दिया गया, ठीक है। इंडिया जापान पार्टनरशिप। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जापान के लिए वो रवाना हुए, ठीक है, 15th इंडिया जापान एनुअल समिट के लिए विद हिज जापानीज़ काउंटरपार्ट। जापानीज़ काउंटरपार्ट कौन है? शिगेरू इशिबा, ठीक है, नाम याद रखेंगे। इन 2 लीडर्स ने कहाँ पे एशियान समिट जब हुआ था बेंटानाई, वहाँ पे मीट किया था। अब जापान से फिर पीएम चले जाएंगे चाइना, जहाँ पे SCO की मीटिंग, SCO का समिट होने वाला है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का तियानजिन में। ये मैं आपको काफ़ी टाइम से कवर करवा रही हूँ, ठीक है। SCO बहुत इंपॉर्टेंट है। द एनुअल समिट बिटवीन द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, PM मोदी के क्या है? स्ट्रैटेजिक टाइज जुड़े हैं PM मोदी एंड जो शिंजो आबे थे ना उनसे। यहाँ पे क्या है? इंडिया एंड जापान एक शेयर्ड वैल्यू एंड ट्रस्ट स्ट्रैटेजिक आउटलुक शेयर करते हैं, ठीक है। शेयर्ड वैल्यू है, हमारे जो भी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं वो सेम है। India and Japan partnership is rooted in civilizational ties, have been reinforced by convergence in the regional and global outlook. इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जापान इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, उसके लिए भी जापान इम्पॉर्टेंट है। और ये क्लोजली हमारा जो इंटरेस्ट है कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, ये जापान के भी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक से क्लोजली अलाइ करता है। इंडियाज़ लार्जेस्ट ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस डोनर है जापान, ठीक है। ये वाली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप लोग अपने आंसर्स में अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए लिखेंगे। कोऑपरेशन बिटवीन द कंट्रीज एक्सटेंड्स द प्लूरिलेटरल प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि क्वाड हो गए, ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव। ये सारी वो चीज़ें लिखनी है अपने आंसर में, ठीक है। ये कीवर्ड्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्सरसाइजेस कौन कौन सी होती हैं। मालाबार एक्सरसाइज होती है, US, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फिर है मिलन एक्सरसाइज, मिलन मीन्स ये मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज होती है। फिर है जिमिक्स पता है आपको, बायलेटरल है, इंडिया एंड जापान होते हैं इसमें सिर्फ। नेक्स्ट है धर्म गार्डियन आर्मी की बायलेटरल एक्सरसाइज है। कोस्ट गार्ड कोऑपरेशन होती है, ठीक है। ये इंडिया एंड जापान की जो इंटरऑपरेबिलिटी होती है, यानी कि कितने जापान एंड इंडिया कनेक्टेड हैं, कितनी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उसे स्ट्रेंथन करती है, ठीक है। ये वाली एक्सरसाइजेस। ट्रेंड्स क्या है? बायलेटरल ट्रेड हमारा रीच हुआ है $22.8 बिलियन इन 2023 to 2024। जापान से इंपोर्ट थोड़ा आउटवे एक्सपोर्ट्स, ठीक है। इंडिया के मेन एक्सपोर्ट्स कौन से हैं? केमिकल व्हीकल्स, मतलब वो ये केमिकल्स हो गए, व्हीकल्स, एल्युमिनियम, सी फूड, ठीक है। इंपोर्ट्स कौन कौन से? मशीनरी, स्टील, कॉपर, रिएक्टर्स, ये हम जापान से लेते हैं।
जापान इंडिया का 5th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे सिर्फ वही हाईलाइट करती हूँ जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज जो हाईलाइट नहीं किया है उसे नहीं पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड जो पढ़ाना होता है विदाउट हाईलाइट मैं वो यहाँ पे भी कवर कर देती हूँ। डिजिटल कोऑपरेशन होती है भाई इनकी कहाँ पे, एमर्जिंग फोकस एरियाज़ जो हैं, सेमीकंडक्टर्स हो गए, स्टार्टअप्स हो गए, क्लीन एनर्जी, सप्लाई चेन रेजिलियंस, इंडस्ट्रियल कम्पिटिटिवनेस, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट, ये सारे एमर्जिंग, यानी कि जब PM मोदी वहाँ पे जा रहे हैं तो इन सारे टॉपिक्स पे बात होना एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, हाई स्पीड रेल फ्लैगशिप मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल इज़ अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट सिंबलाइजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी। हमने जापान की हेल्प से फ्लैगशिप ये मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल को इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, हमारा क्या होता है, मल्टीलेटरल एंड रीजनल कोऑपरेशन भी है जापान के साथ, क्वाड में है। ठीक है, US ऑस्ट्रेलिया जापान इंडिया क्वाड है ना ये लोग। टू इंश्योर फ्री एंड ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, क्योंकि चाइना क्या कहता है, पूरा का पूरा साउथ चाइना सी उसी का वो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड नेविगेशन मना करता है वहाँ पे। ठीक है, वो उसे रोकता है। तो 2 sides will discuss the future of the Quad in view of the Trump's decision, यानी कि यहाँ पे ट्रंप का जो डिसीजन था टैरिफ को बढ़ा देना 50%, उसे भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे 2 कंट्रीज़ देख सकती हैं अपना डाइवर्सिफाई करने के लिए सिक्योर कर सकती है सप्लाई चेन थ्रू सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी इन्वॉल्व है। ये एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, GS पेपर 2 IR के लिए इम्पोर्टेंट है।